इसमें क्या क्या कुछ खास है, आम लोगों के लिए क्या कुछ खास रखा गया और खास लोगों के लिए क्या कुछ खास रखा गया है? वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना वबा के दौर का यह पहला बजट है जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। खुद वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुश्किल हालात में यह बजट पेश किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि कोरोना की वजह से हेल्थ यानी सेहत पर सबसे ज्यादा इस बजट में फोकस किया गया है। इसी बजट की जो अहम बातें उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं और इनके अलावा समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्बास साहब भी जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। माहिरे माशियात और इकोनॉमिस्ट भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुमताज आलम रिजवी साहब और मोहम्मद अब्बास साहब दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी साहब, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा कि जो बजट है 2021 और 22 इसे किस तरह से देखते हैं और जो बड़े ऐलानात हुए हैं इन्हें किस तरह से देखा जाए? हुरैरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है बजट जो पेश किया गया इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो सबके सामने है। हमारी जीडीपी जो है वो माइनस में है, -0.7 के करीब। तो ऐसे में कोई बजट बहुत स्ट्रांग होगा मुझे नहीं लग रहा है। और जिस तरीके का बजट आया है उसमें यकीनन कोशिश की गई है और जो 5 सूबों में इंतखाबात होने हैं, 4 सूबों में, उनको भी सामने रखा गया है। आसाम हो या मगरबी बंगाल, उसको ज्यादा फोकस किया गया है। देखिए हुरैरा साहब, आप बहुत अच्छा बजट बनाएं, बहुत मंसूबे लोगों के सामने पेश करें। सवाल यह है कि आपके पास है कितना पैसा और आप उसको जमीन पर कितना उतार पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा अभी इससे पिछले जो साल गुजरा है कि लोगों के पास यानी जो वजारतें हैं उनके पास सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो बजट यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है ये जमीन पर उतरेगा और कुछ काम होगा। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पेशकदमी होगी। सिर्फ ऐलान से तो कुछ होने वाला है नहीं। यकीनन ये जो कदम उठाया गया कि सेहत के शोबे में ज्यादा जो पैसा दिया गया है, मैंने इसमें दर्ज किया तकरीबन 137 गुना जो है वो बजट बढ़ाया गया है। 137% जो है वो इसमें इंक्रीज किया गया है। तो ये इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी कि जिस तरीके से कोविड को लेकर के मुल्क के हालात खराब हुए थे, तो उसको अगर ये इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन की बात है उस पे देखिए सवाल उठ रहे हैं। दूसरी चीज हुरैरा साहब, कल जब इकोनॉमिक सर्वे आया और लोगों का जो फीड लिया गया तो उसमें 73% तकरीबन लोगों की ये राय थी कि इस हुकूमत में महंगाई जो है वो बेलगाम है। आप देख लें पेट्रोल है तो हम ये देखेंगे कि महंगाई पर कितना काबू पाया जा रहा है। अनाउंसमेंट, ये डेवलपमेंट, वो तमाम चीजें ठीक हैं आप करेंगे, लेकिन लोगों के पॉकेट पर जो ज्यादा असर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात कह रही है और बहुत वजाहत के साथ कह रही है कि 2014 से पहले जब 108 और 110 डॉलर ये फी बैरल जो है वो तेल की कीमत थी, उस वक्त भी हमने 70 रुपए में 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 60 या के करीब हमने डीजल फरोख्त किए। आज जब 55 से 60 डॉलर फी बैरल खाम तेल है, कच्चा तेल है आलमी बाजार में, तो फिर ये पेट्रोल की कीमत 90 रुपए क्यों पहुंच गई? सही बात है। डीजल जो है वो 75-80 रुपए क्यों पहुंच गया? तो ये जो अच्छा इसका जो है बहुत असर होता है हुरैरा साहब। ये मतलब अगर डीजल, आप समझ रहे हैं कि डीजल से खेती भी होती है, डीजल से माल ढोने का भी काम किया जाता है, और जब इसमें इसकी कीमत बढ़ती है तो वो बहुत नीचे तक जाता है उसका असर।
तो इसको कैसे कवर अप किया जाएगा, हम ये देख रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छा बजट बना दिया, तो जब बहुत अच्छा बजट आप बनाएंगे, तो मैं आम लोगों के लिए बात कर रहा हूं, आम समझने के लिए, बड़े बड़े सर्वे जो माहिरीन वो आपको बात, मैं आम बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए रख लिए, तो 100 रुपए का हमने अपना घर का बजट बना लिया कि हम 100 रुपए खर्च करेंगे आज, लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, कैसे हम वो 100 रुपए जनरेट करेंगे। तो अब वो 100 रुपए जनरेट करने के लिए हम किसकी पॉकेट मारेंगे? तो ये सवाल ये है कि 100 रुपए का बजट बनाना आसान है, लेकिन 100 रुपए को जनरेट कैसे करेंगे, लाएंगे कहां से, ये देखना बहुत है। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और उसमें जो गैर मुल्की जो कंपनीज हैं उनको हम जो ऑफर दे रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलानिया तौर पर जो सरकारी कंपनीज हैं उनको फरोख्त करने की बात की जा रही है। एफडीआई आप देख लीजिए, इंश्योरेंस में कितनी गैर मुल्की कंपनियां हिंदुस्तान में दाखिल हो रही हैं, उनका कितना ज्यादा मतलब यहाँ पे एक तरीके से कवर अप हो गया है कि ये 70 के करीब 70%, बल्कि और उससे ज्यादा। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये गौर तलब हैं, और जब इस पे अभी बहस होगी इस बजट पे, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। वो हमारा रेलवेज हो, अब रेलवे का बजट, अब ये तो पुरानी बात हो गई कि वो उसका अलग बजट आता था, हम भी बहुत साल से कवर कर रहे थे कि रेल जो है वो जो लाइफ लाइन है हिंदुस्तान की, और उसका एक अलग बजट होता था। अब आज तो ये हालत है कि पहले लोग बैठ करके देखते थे उरैया साहब, आप भी जानते हैं, हम भी, कि कितना किराया बढ़ा, कितना किराया कम हुआ क्या। अब आज तो मतलब हर 10 दिन पे कब किराया बढ़ गया, स्पेशल ट्रेन के नाम पे जिस तरीके से किराए बढ़ाए गए हैं, मतलब उस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये कब बढ़ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों में एक दिलचस्पी रहती थी कि बड़ी अच्छी बातें मुमताज आलम रिजवी साहब आपने बताई कि बजट, आम बजट जब पेश होता था और इसके अलावा रेलवे का जब अलग बजट आता था, लोगों में एक दिलचस्पी रहती थी कि मुल्क का बजट आ रहा है, पूरे सालाना बजट है, इसमें क्या कुछ आम आदमी के लिए खास होगा, ये इसके लिए काफी दिलचस्पी रहती थी। लेकिन बड़ा बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में इस बजट को लेकर भी। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, आशीष सरकार साहब, जो माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सरकार जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एलोकेशंस को अगर आज के बजट में देखा जाए तो जो एलोकेट किया गया, जो एलोकेशंस है, उसे आशीष जी कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बजट में यह है कि जो भारत है वो 130 करोड़ जनसंख्या वाला मुल्क है जी, और इसमें जो यहाँ का स्वास्थ्य है, हेल्थ है, इस पर सबसे पहले ध्यान दिया है। जब हमारे वित्त मंत्री ने अपना भाषण शुरू किया तो हेल्थ सेक्टर से ही शुरू किया है। कारण यह है कि कोरोना के बाद में अब हर देश समझने लगा है कि अगर इंसानी जो स्वास्थ्य है वो अगर ठीक नहीं है तो कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारा अमाउंट तो स्वास्थ्य के ऊपर नई नई व्यवस्था सरकार ने की है, और स्वास्थ्य में सरकारीकरण और साथ साथ में विदेशी और स्वदेशी जो पैसा है वो आए और हेल्थ सेक्टर बढ़िया बने। दूसरा जो मैं देखता हूं वो है कृषि क्षेत्र में, जिसको लेकर कृषि के काफी सारे किसान आंदोलित हैं, वो नाराज हैं। तो उसकी एमएसपी को बढ़ाना और अधिक से अधिक खरीद करना, उनका भंडारण करना, उनका वितरण करना, इस क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो राहत की बात यह है कि जब आम आदमी बैठता था तो इनकम टैक्स के ऊपर ध्यान देता था, और इस समय अगर कोई दूसरा बजट होता तो हम लोग मिलकर इनकम टैक्स के स्लैब्स पर चर्चा करते। इनकम टैक्स को महंगाई के बावजूद, इस समय हमारी 8% के आसपास महंगाई बढ़ गई है एक साल के अंदर, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स को छुआ नहीं गया है। 75 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है, इनकम टैक्स भी नहीं देना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आम आदमी का बजट है, गरीब का, किसान का और दलित का बजट है, साधारण आदमी का बजट है। जहां तक रेल का मामला है, रेल इस समय भारत की बहुत बड़ी
आम आदमी के लिए जो काम कर रही है, औद्योगिक चीजों को ट्रांसफर इधर से उधर करना, सड़कों के साथ जोड़ना जी। और आज हालत ये हो गई है कि कई कई रेल फ्रेट कॉरिडोर से ट्रकों की ढुलाई कर रहे हैं। यानी यहां से माल आप यार्ड तक ले जाइए, यार्ड से रेल पे ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं और उसको दूसरी जगह दिल्ली से बॉम्बे या मद्रास से लेकर कलकत्ता इसको ट्रकों को ढोया जाता है ताकि हमारा पेट्रोल बच सके और जिसमें हम जो है फॉरेन एक्सचेंज का हमारा नुकसान होता है फॉरेन में, फॉरेन एक्सचेंज को उसको बचाया जा सके। तो मेरे से जो दृष्टिकोण है मेरा, वो मानना यह है कि एक संतुलित बजट है, आम आदमी का बजट है और कोरोना के बाद में जो हमें आर्थिक नुकसान हुआ है इस देश के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा चुनौतियां खड़ी हो गई थी, उसका बजट है। और मजे की बात यह है कि जिस समय पूरे विश्व के अंदर जो अर्थव्यवस्था लोगों की एक तरह से तहस नहस हो गई है, वहीं पर हम 8% ग्रोथ की बात, 6% ग्रोथ की बात कर रहे हैं और करंट ग्रोथ रेट अगर मिलाएं, जिसमें पिछला जो ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया उस सबको कैलकुलेट करें तो करंट ग्रोथ 11% की आती है। ये बड़ी ही सुखदाई है। अर्थ नीति में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस बात को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। सर, यानी मुश्किल हालात में एक अच्छा बजट देने की सरकार ने कोशिश की है, बल्कि एक अच्छा बजट सरकार ने दिया है। जैसा कि आपने कहा कि गरीब, पिछड़े, आम लोग और दलित जो हैं उनके हिसाब से बजट एक तरह से पेश किया गया है। मैं इस पर अपोजिशन का भी रिएक्शन ले लेता हूं। मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि जो बजट पेश किया गया है मुश्किल हालात में, इसमें तो दो राय नहीं है कि कोरोना के बाद का ये पहला बजट है, बल्कि कोरोना के दौर में ये पहला बजट है जो सरकार ने पेश किया है। क्या किस तरह से अपोजिशन इस बजट को देख रहा है? देखिए, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी हितों को साधने के लिए बजट का दुरुपयोग किया है। बजट में किसानों को कोई राहत नहीं दी गई, सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। किसान आज हताश है, निराश है और आज मरने के कगार पे है। एमएसपी के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया, बस हाँ करेंगे, लेकिन इन्हें तो लिखित में आज आश्वासन पार्लियामेंट में देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को देना चाहिए था कि बिल्कुल एमएसपी की जाएगी। और मेरा अपना मानना यह था कि जिस तरह से देश में किसान सड़कों पर खुली ठंड में बैठा हुआ है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट शुरू होती तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का काम करना चाहिए था। बजट में शिक्षा के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। बेरोजगारी इस चरम सीमा पर है, कोरोना के बाद बेरोजगारों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, इन्होंने जिस तरह से अपने लूटमार का इंतजाम कोरोना के माध्यम से जिस तरह से पूरे साल हुआ है, जिस तरह से पीपी किट में घोटाले हुए, अपने घोटाले करने के लिए जरूर इंतजाम कर लिया ताकि ये लूटमार करके पैसा कमा सके। जो देश के नहीं, तो अब्बास साहब, क्या इस बजट में कोई अच्छी चीज नहीं है? मैं चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है अपोजिशन के नजरिए से आप इस बजट को देख रहे हैं, कुछ आपको सही नहीं नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस बजट में अपोजिशन के नजरिए से क्या कोई अच्छी चीज भी है? देखिए, मैं हुरैरा साहब, मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो फिर अंतिम टिप्पणी अच्छी और गैर अच्छी की दूंगा ना। जी। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, हाँ। आज एफडीआई के माध्यम से इसी बजट में अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस जो थी, जीवन बीमा, वो भारतीय जीवन की मतलब सरकार को मदद कर देती थी जब सरकार संकट में आती थी। इन्होंने तो वो जड़ ही खत्म करने का काम कर लिया जिससे कभी राहत मिलती थी। जीवन बीमा निगम को बेचने का एफडीआई, किस बड़े पैमाने पर एफडीआई की जा रही है, देश कहां जाएगा? संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से चूरम चूर किया है कि समझ नहीं आता कि अगली जो सरकार आएंगी वो देश को संभालें कैसे। सीमाओं की सुरक्षा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर अंदर आकर ये 56 इंच वाले 5 किलोमीटर अंदर आकर गांव बस जाता है। कहां गए हमारे रफेल, कहां गई हमारी सारी चीजें? क्योंकि चीजों का सही उपयोग नहीं होता। इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है, सरकार बनाए रखनी है, देश को लूटना है और ये उस काम में अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ ये सारा
सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। जनता को कुछ नहीं मिला है इसमें, जनता हताश है, निराश है और ये बजट पूर्णतः निराशाजनक है। ठीक है, ये अपोजिशन के नजरिए वाला एक तरह से अपोजिशन का नजरिया है कि बजट किस तरह का है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। दो चीजें हैं मुमताज आलम रिजवी साहब। एक चीज तो जो यहां पर आशीष सरकार साहब ने बताई, वो माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और वो चीजों को बड़ी बारीकी से उन्होंने इस पूरे बजट को जो पेश किया गया बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा। और इसके अलावा एक नजरिया अपोजिशन का है कि अपोजिशन इस बजट को किस तरह से देख रहा है। कोरोना के दौर का यह बजट है, तो दो चीजें इसमें हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि क्या वाकई में इस बजट में अपोजिशन के नजरिए से भी अगर देखा जाए, क्या कोई चीज इस तरह की नहीं है जिस पर सरकार की तारीफ की जाए, जिस पर वजीर खजाना की तारीफ की जाए? मुमताज साहब, ठीक है मुमताज साहब, बहुत मुख्तसर सा जवाब दीजिए, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना। जी जो सेहत में जी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अच्छी चीज ये है कि जो सेहत को लेकर के जो बजट इन्होंने पेश किया है और उसमें इंक्रीज किया, ये बहुत अच्छी बात है। बस हमारा सिर्फ ये कहना है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आप बहुत ऐलान कर दें, हम कह दें कि हुरैरा साहब हम आपको आपकी 200 रुपया देंगे, 1000 रुपए देंगे। सवाल ये है कि देंगे कहां से? ये कौन हमारे झोली में है क्या, ये तो बताइए, कहां से देंगे? कल लोग कह रहे थे, जो छोटे छोटे ताजिर हैं, कि आप जो जीएसटी हम पे 18% तक किया है उसको कम कर दीजिए बराए मेहरबानी, और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा जो खरीदारी करते हैं, कंज्यूमर जो है, और हमें भी कुछ राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज हमें देखनी होगी ना कि जो महंगाई है हमारी हुरैरा साहब, हम उस पे फोकस करेंगे। आप कहाँ कितना कौन बढ़ रहा है, क्या इनकम हो रही, इससे कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल कम होगा कि नहीं होगा, रेलवे का किराया कम होगा कि नहीं होगा, और जो हमारे रोज के खाने पीने की चीजें हैं, गैस सिलेंडर जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, वो कम होगा कि नहीं होगा। तो इस पे हम बात करेंगे कि वो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, सड़क आप बहुत अच्छी बनाएंगे, रेलवे ट्रैक आप बहुत अच्छा और बिछा देंगे, सब कुछ आप बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अभी भी खित्ते इफलास के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनका क्या होगा? उनको कैसे आप जीने का हक देंगे? हाई फाई और वाई फाई तो बहुत है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनके हिस्से में क्या आई? मैं तो ये सवाल करता हूं कि हाई फाई वाई फाई नीचे के हिस्से में क्या चीज आई? ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले लोगों के हम उनके बारे में नहीं, जो नजर बजट पर रहती थी, इसी बात पर रहती थी कि आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है, एक गरीब तबके के लिए इस बजट में क्या है, कमजोर तबके के लिए इस बजट में क्या है। मैं आशीष सरकार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो सवाल यहां पर मुमताज आलम रिजवी साहब उठा रहे हैं, सर आपके नजरिए से, और ये पूरा बजट आपने बहुत गौर से देखा होगा, सुना होगा, क्या लगता है कि गरीबों के लिए, जो पिछड़ा तबका है, या ये कहा जाए कि जो लोअर क्लास है, उसके लिए क्या कुछ खास है इस बजट में? मैं मुमताज आलम भाई साहब से बाकी बात से शुरू करता हूं कि वाईफाई से ही हाईफाई होना है। जब टेक्नोलॉजी सामान्य आदमी तक पहुंचेगी और पहुंचने के बाद में वो उसको मुहैया की जाएगी, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डेवलपमेंट इस समय वर्ल्ड ओवर हो रही है, वो वर्ल्ड ओवर जो है वो देश में भी हो रही है। और आप सारे विश्व के बजट को देख लें और हमारे बजट को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा बजट और हमारी कोरोना के बाद में जो स्थिति है, मुमताज आलम रिजवी साहब को सवाल कर रहे हैं सरकार, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। आशीष सरकार, मुमताज आलम रिजवी साहब को सवाल आपसे कर रहे हैं। जी सर, बताइए, ताकि वो क्लियर हो जाए। जी सर, पूछिए साहब। देखिए, आपने जो बातें कही, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ठोस तरीके से। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक डीएम साहब गांव में गए और वहां पहनने के लिए बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, और खूब आपने ये सुना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब आप जो है कंप्यूटर चलाइए, कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर पढ़िए। अभी वो ABCD नहीं जान रहे हैं, अभी उनके पास खाने के लिए नहीं, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं।
मैं इस सतह पे कह रहा हूं कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जहां पे अभी जिंदगी कैसे जी जाए, जहां ये मसला पैदा हुआ है। अभी इंदौर में क्या हुआ कि लोग सड़क पे सोए हुए थे और निगम की गाड़ी आई और उनको कूड़े की तरह भरकर ले गई। कैसे हम हाई फाई की बात करेंगे, आप बताइए। आप उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको गाड़ी में रोना आता है कि उनको कैसे कूड़े की तरह भर के ले गई बूढ़ी औरत को एक। और हुकूमत वहां की क्या कह रही है, शिवराज हुकूमत, भाई मामा बने हुए हैं और औरत को कूड़ेदान में ले गई। मतलब ये क्या हाई फाई वाई फाई, ये तो शर्म की बात है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं। अब बताइए आशीष सरकार जी। अभी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, अगर मुझे आप इजाजत दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को सरकार ने पिछले कोरोना के काल में पूरा खाना फ्री दिया है। पूरा 5 किलो गेहूं, चावल, दाल सबकी व्यवस्था की है। आज जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब आदमी है, उसको 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, और दालों की व्यवस्था करी है। आखिरकार हम भी एक गरीब देश हैं, और गरीब देश के अंदर जब तक आपको एक तरफ गरीबों का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। अब आप ये देखिए कि अगर हमने आज रफाल और ये बम और ये सारे टैंक नहीं खरीदे होते, नहीं डेवलप किए होते, तो आज 62 जैसा हाल हो जाता हमारा। आज चीन हमारे दिल्ली तक टहलते हुए चला आता। तो देश को संतुलित विकास करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गरीब को दे दीजिए, गरीब को कर दीजिए, आखिरकार गरीबी मिटेगी कैसी? ये तो भाई ये अरे 5 किलोमीटर साहब आ गया, लेकिन हम कहा, हम भी तो 10 किलोमीटर कैलाश की तरफ आगे चले गए साहब। वैसे तो मैं आर्थिक मामलों का हूं, लेकिन सामरिक मामले में भी हर देश को इस बात का गर्व है। अडानी अंबानी को 3 लाख करोड़ के आपने माफ, ऐसा नहीं है। हम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर नहीं, ये गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं एक एक करके आ रहा हूं सबके पास। अब्बास साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आप सुनिए, ठीक है, मत्स्य पालन, पालन है, ये गरीब। अब्बास साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल ये कि जो बात आशीष सरकार जी कह रहे हैं, पैरामीटर देखिए, ये तो नहीं हो सकता है कि हम आर्मी के लिए क्या कर रहे हैं और फौज के लिए क्या कर रहे हैं, या दूसरा मुल्क उसके लिए क्या कर रहा है। अगर आर्मी और फौज पर फोकस करेंगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसे हमारी भी हालत हो जाएगी। वहां के आम लोगों की क्या कुछ हालत है, इसे भी नजर में रखा जाना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी साहब, पहला रिएक्शन आपसे ले लेता हूं कि कांग्रेस के हिसाब से बजट 2021-22 कैसा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? साहब, बजट को हमने देखा, आज शशि थरूर जी ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक ऐसा कहता है कि मैं आपके हॉर्न को बढ़ा दूंगा तो आवाज आप ज्यादा करेंगे तो आप चला सकते हैं इसको। ये बजट जो है ये डायरेक्टली आप देखिए, इसको प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से मेन प्रायोरिटी सरकार की है, और जिस तरीके से अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले BSNL को बेच दिया, अभी एयर इंडिया को अब बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे बेच दिया, जमीनें बेच दी, और अब जो पूरे देश को, मुझे लगता है कि अगले बजट में ये पार्लियामेंट हाउस को भी बेच देंगे अंबानी और अडानी को। दूसरी बात जो है MSP की आज हुई है। इस वक्त देश में सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू जो है वो किसानों का है। MSP पे सबसे बड़ा झूठ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, वो ये कहा है कि इसका हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन तो होता ही नहीं है, एक लॉ है उसमें, और 1.5 बिलियन जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कैलकुलेशन अभी तक हुई नहीं। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि जो हमारे साथियों ने भी कहा कि गरीबों के लिए क्या है, हमारे इस पूरे कोरोना वायरस में जो खास तबका है, जो गरीब तबका है, उस पे सबसे बड़ी मार पड़ी है। इस वक्त आप देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के जो गरीब तबका है, चाहे उसमें दुकानदार आएंगे, माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे, चाहे इनके जिन लोगों ने कर्जा लिया था, कारोबार शुरू किया था लॉकडाउन में, उनके लिए कोई भी रिलीफ नहीं है इस पे। सिर्फ आप अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए।
सलमान निजामी, ये बजट पेश होने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि इस बजट में रोजगार के लिए पर फोकस किया जाएगा और इसके अलावा हेल्थ पर खासतौर से फोकस किया जाएगा। तो सरकार ने हेल्थ पर काफी फोकस किया है आज के इस बजट में, मतलब जो राहुल गांधी सोच रहे थे उसी हिसाब का बजट है ये। साल का बजट आप देखिए, कोई बड़ा नहीं है उसमें, तो बड़ा ये भी पिछले साल का बजट भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। मुझे लगता है पिछले साल का बजट जो है 6,480 करोड़ था और इस बार भी उसका भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है। नहीं, हेल्थ में तो काफी बड़े ऐलान किए हैं। 137% बजट इसमें पेश किया गया है हेल्थ के लिए। नहीं 130, देखिए वो बजट जो है वो इन्होंने, आप कंपेयर करिए, ये साल का बजट नहीं है, 6 साल का कंपेयरिंग आप करिए उसको। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उस बजट के पैसे से अगर फायदा देश के लोगों को हुआ होता, जो इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। बजट सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे अभी भी क्या है, हमारे अस्पतालों में ज्यादा लोग घरों में नहीं मरे बल्कि अस्पतालों में मरे। तो हमारे हेल्थ की कंडीशन आप देखिए जमीन पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब तबके को फायदा नहीं हुआ। अब मैं कश्मीर की भी बात भी करूंगा कि कश्मीर में जो है लॉकडाउन के बाद 370 हटने के बाद इन्होंने कहा हम पैकेज देंगे। आज कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। आज वहां के जो शिकारा वाले हैं जिनका कारोबार खत्म हुआ, टूरिज्म खत्म हुआ, कोई कारोबार नहीं है जम्मू कश्मीर में, नौकरियां भी चली गई, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। आपने सिर्फ उन स्टेटों में पैकेजेस अनाउंस किए जिन स्टेटों में इलेक्शन है, और फिर हमने बिहार में देखा आज तक भी पैसा नहीं मिला उनको। कश्मीर में इलेक्शन थे, वहां पैकेज का अनाउंसमेंट किया कि हम इतना करोड़ देंगे, वहां कुछ नहीं मिला। तो ये इलेक्शन स्टंट है, ये अनाउंसमेंट्स हैं। पैसा कहां से आएगा मुझे बताइए ना आप। हमारी जीडीपी की हालत क्या है, हम तो बांग्लादेश से पीछे हैं। ये तो अनाउंसमेंट करते हैं हम इतना करोड़ देंगे, पैसा आएगा कहां से? ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आशीष सरकार साहब से इस पर सवाल लूंगा कि जब हमारे पास पैसा नहीं तो फिर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसका निफाज कैसे होगा और पैसा आखिर आएगा कहां, और जो ऐलानात किए गए इस पर खर्च कैसे किया जाएगा। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस बजट में क्या कुछ खास है उसी पर लगातार चर्चा जारी रहेगी।